अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है ASP.NET कोर MVC। और काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ रहा था, बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर ये टॉपिक रुक क्यों गया है। तो रुकने का बहुत सारा रीज़न होता है। एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस हम पहले ही बताया कि जो ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं वो अवेलेबिलिटी पे मेरे पास टाइम अवेलेबल होता है तो मैं डाल देता हूँ अगर टाइम मिला तो, या फिर कोई अगर ऑफलाइन क्लास चल रहा तो उसको रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। अलग से टाइम थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है ऑफलाइन क्लास के बीच में। लेकिन कुछ टॉपिक छूटा हुआ था जिसको लेके बार-बार रिक्वेस्ट आ रहा था। जैसे हम लोग मिडलवेयर के बारे में बात तो किए थे, लेकिन वो बिल्ट इन मिडलवेयर के बारे में बात किए थे। कुछ अभी 1-2 दिन पहले क आया था कमेंट्स बच्चों का कि सर कस्टम मिडलवेयर के बारे में भी बता दीजिए। तो चलो आज कस्टम मिडलवेयर देख लेते हैं। एक्चुअली मिडलवेयर क्या है? हम पहले बताए थे कि एक तरह का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है, जो कि आपके रिक्वेस्ट पाइपलाइन में डाला जाता है। रिक्वेस्ट पाइपलाइन हम क्या बताए थे? रिक्वेस्ट पाइपलाइन एक ऐसा कंपोनेंट होता है आपका वेब एप्लीकेशन के अंदर कि कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो रिक्वेस्ट पाइपलाइन के अंदर से होके ही कंट्रोलर तक पहुंचता है, फिर उसी से फिर वापस कंट्रोलर से रिस्पांस लेके वापस पाइपलाइन से ही बाहर निकलता है। आप पाइपलाइन में अलग अलग क्या डाल सकते हैं? मिडिलवेयर डाल सकते हैं, चाहे वो बिल्ट इन है चाहे वो कस्टम है। तो बिल्ट इन में क्या होता है कि वो बना बनाया तुम्हारा क्या होता है? मिडिलवेयर होता है, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो ऐप डॉट यूज़ करके वो आप यूज़ कर लेते हैं और उसमें जो भी उसका फंक्शनैलिटी है वो आपके पाइपलाइन में ऐड हो जाता है। यहाँ पे भी बताया था कि हर मिडलवेयर जो होता है, चाहे वो बिल्ट इन है चाहे कस्टम है, अपना काम करने के बाद अगले को फॉरवर्ड करता है, फिर वो अपने अगले को फॉरवर्ड करता है, फिर अपने अगले अगले को फॉरवर्ड करता है और वापस आते समय रिवर्स ऑर्डर में फिर वो क्या होता है, एक दूसरे को फॉरवर्ड करते चला जाता है। कस्टम मिडलवेयर क्या है कि अगर मान लो कोई ऐसा काम कराना है जिसके लिए आपके पास बिल्ट इन मिडलवेयर नहीं है, ठीक है? जैसे मान लो कुछ लॉग मेंटेन करना है, कुछ सिक्योरिटी का काम करना, कुछ एरर हैंडलिंग का काम करना है, तो बहुत सारा अलग-अलग काम होता है, अभी आगे दिखाएँगे। तो वहाँ पे आप कस्टम मिडलवेयर ऐड कर सकते हैं। कस्टम मिडलवेयर के लिए करना क्या पड़ता है? तो आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में एक क्लास बनाना होता है और फिर उस क्लास को आपको रजिस्टर करना पड़ता है कहाँ पे? अपना प्रोग्राम डॉट सीएस के अंदर। तो अलग-अलग काम के लिए इसका यूज़ हो सकता है, जैसे लॉग रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स डेटा, या तो मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कहाँ-कहाँ से अगर आपके पास कहीं से भी रिक्वेस्ट आ रहा है, तो आप उसका लॉग मेंटेन करना चाहते हैं कि कौन-सा रिक्वेस्ट किस कंपोनेंट के लिए, किस कंट्रोलर के लिए रिक्वेस्ट या किस यूआरएल के लिए रिक्वेस्ट कब आया, कहाँ से आया, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, वो आप कहीं पे रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। या फिर जो मेरा प्रोसेस हो रहा है कोई भी रिक्वेस्ट के लिए, कोई भी अगर मान लो कि मेरे पास कोई एक्शन मेथड है, मतलब कोई भी कंपोनेंट है, उसके लिए अगर रिक्वेस्ट आ रहा है, एक्शन मेथड के लिए आ रहा है या किसी कंट्रोलर के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, तो उसको प्रोसेस होने में कितना टाइम लग रहा है, उस तरह का लॉग मेंटेन करना चाहते हैं ताकि आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकें कि जहाँ-जहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसको कैसे सॉल्यूशन दिया जा सकता है। तो वो चीज़ चेक करने के लिए देख सकते हैं कि कौन-सा ऐसा चीज़ जो लोड होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। या मान लो कोई एक पेज खोल रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो कौन-सा ऐसा कंपोनेंट है जिसको लोड होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो देखना होगा, क्योंकि एक पेज जब आप खोलते हैं, तो उसमें आपका कंट्रोलर भी कॉल हो रहा है, उसके अंदर एक्शन मेथड कॉल हो सकता है उसमें डेटाबेस कनेक्शन हो रहा हो। उसके बाद हो सकता है उस पेज का जब व्यू बन रहा है, तो उसमें जेएस फाइल लोड हो रहा होगा, उसमें सीएसएस फाइल लोड हो रहा होगा, कुछ इमेजेस लोड हो रहा होगा। तो कौन-सा चीज़ जो लोड हो रहा है, वो ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक होता है ग्लोबल एरर हैंडलिंग। एक तो होता है कि ठीक है, आप कंट्रोलर वाइज, एक्शन मेथड वाइज आप ट्राई कैच डाल के एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। एक होता है कि नहीं, हम अगर हमारे पूरे वेब एप्लीकेशन में कहीं पे भी अगर एक्सेप्शन आता है तो एक सिंगल पेज का आउटपुट जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या, कैच एक्सेप्शन ग्लोबली एंड रिटर्न स्टैंडर्डाइज्ड जेसन एरर पेज। एक ही जेसन एरर पेज होगा जो क्या होगा, सबके किसी भी तरह का किसी भी कंपोनेंट के अंदर एक्सेप्शन आएगा तो वही एरर पेज चला जाएगा। तो वो हो सकता है। सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन, जब हम लोग एपीआई वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे अगर आपके पास कोई एपीआई की आ रहा है, ठीक है, तो एपीआई की को वैलिडेट करेंगे पहले मिडिलवेयर में ही, उसके बाद हम आगे जाने देंगे। अगर मान लो कोई भी आ रहा है, अगर वहाँ पे मान लो कि हमारा कोई ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा कोई एपीआई है या फिर कोई ऐसा कंट्रोलर है जिसमें आप चाहते हैं कि लॉगिन किया हुआ हो तभी उसको यूज कर पाए, ऑथराइज किया हुआ है, तो आप रिक्वेस्ट पाइपलाइन में ही चेक कर सकते हैं कि वो जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है वो ऑथराइज है या नहीं। उसको वहीं पे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेट करके अगर सब कुछ है ठीक है तो आगे जाने देंगे, नहीं तो वहीं पे रोक लेंगे। या मेंटेनेंस मोड होता है कि अगर मान लीजिए कि आप चाह आपका वेब एप्लीकेशन कुछ अपडेटेशन चल रहा है, कुछ अपग्रेडेशन चल रहा है और आप चाहते हैं क्या कि जैसी कोई रिक्वेस्ट आए तो मिडिलवेयर में ही उसको इंटरसेप्ट कर दे और वहां पे मैसेज भेज दे कि भाई आगे अभी ये मेंटेनेंस में है, अभी सर्विस अनअवेलेबल है। तो बहुत सारा कारण हो सकता है, अपना यूजर डिफाइन कुछ भी रिक्वायरमेंट्स हो सकता है, यूजर से मतलब अपना स्पेसिफिक क्या हो सकता है, रिक्वायरमेंट हो सकता है, जिसको हम लोग इसके थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। इसके लिए करना क्या पड़ता है, तो या काम कैसे करता है, तो देखो कभी भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो पहले क्या होता है, रिक्वेस्ट पाइपलाइन में आता है, पहले कस्टम मिडलवेयर कॉल होता है,
कस्टम मिडिलवेयर 1 है, 2 है, 3 है, उससे पास होते हुए कहाँ जाता है? बिल्ट इन मिडिलवेयर में, फिर कंट्रोलर एक्शन के पास जाता है, फिर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जब होगा तो फिर क्या होगा? पहले बिल्ट इन मिडिलवेयर के पास आएगा, फिर कस्टम मिडिलवेयर के पास आएगा, फिर कहाँ चला जाएगा? क्लाइंट के पास चला जाएगा। तो ये तो बताए हैं। तो इसमें ध्यान रखना होगा कि अगर ये कोई पूछ दे कि अगर मान ली कि एक रिक्वेस्ट पाइपलाइन में तुम्हारे पास बिल्ट इन मिडिलवेयर भी है और कस्टम मिडिलवेयर भी है, तो पहले कौन कॉल होगा? तो पहले कस्टम मिडिलवेयर कॉल होगा, फिर बिल्ट इन मिडिलवेयर कॉल होगा। अब वाई डू वी नीड कस्टम मिडलवेयर? क्यों जरूरत पड़ता है? बिकॉज सम लॉजिक इट कॉमन फॉर ऑल रिक्वेस्ट। मान लो कोई ऐसा काम है जो हर रिक्वेस्ट के लिए करना, चाहे वो 1 कंट्रोलर है, 10 कंट्रोलर है, 20 कंट्रोलर है, जिसको भी कॉल रिक्वेस्ट, जिस भी कंट्रोलर के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, सबके लिए कुछ कॉमन काम करना है, उसके लिए कर सकता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर मान लो कि 10 मेरे पास कंट्रोलर है और कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है, तो 10 में एक ही काम करना है। मान लो कोई ऐसा काम है जो सब में होना है, तो उसको हम लोग मिडिलवेयर में डाल सकते हैं। शुड नॉट बी रिटन इन एवरी कंट्रोलर। मान लो कब हर कंट्रोलर में लिखने जाएंगे तो फिर 10 में लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि हम लोग क्या करें, वो कोई भी कंट्रोलर के पास जा रहा है तो वो काम तो होना ही होना। मान लो कि कोई ऐसा काम है कि जब भी रिक्वेस्ट होगा, चाहे किसी भी कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट होगा, तो वो काम होना ही होना है। तो हम 10 कंट्रोलर में वो अलग अलग ना लिख के हम उसको कहां डाल सकते हैं? मिडिलवेयर में डाल सकते हैं। तो होगा क्या कि पहले पाइपलाइन में आएगा तभी ना जाएगा फिर कंट्रोलर के पास, या किसी भी कंट्रोलर के पास जा रहा है तो मिडिलवेयर के पास जाएगा, पहले मिडिलवेयर काम करेगा तब कंट्रोलर के पास भेजेगा। तो कोई भी कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जाएगा तो मिडिलवेयर के पास पहले आएगा, तो वह काम सबके लिए कॉमन हो जाएगा। मस्ट रन बिफोर आफ्टर एंड, या फिर कोई ऐसा काम है मस्ट रन बिफोर एंड आफ्टर कंट्रोलर एग्जीक्यूशन, या आपके पास कोई ऐसा काम है कि कभी भी कंट्रोलर को रन करने से पहले, रन करने के बाद कोई काम होना चाहिए, तो उसमें हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारा यूज है जहां पे इसका यूज होता है, जैसे लॉगिंग में, ऑथेंटिकेशन चेक में, जेडब्ल्यूटी वैलिडेशन में, एक्सेप्शन हैंडलिंग में, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में, आईपी ब्लॉकिंग में। अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा आईपी है जहां से आपका रिक्वेस्ट, जैसे अभी देखते हो ना कि कोई कोई कंट्री के अंदर क्या होता है, कोई कोई कंट्री के ही अंदर, या फिर मान लो आपका कोई वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि फलाना कंट्री से मेरा वेबसाइट ना खुले, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस कंट्री का जो आईपी सिस्टम है, उस आईपी सिस्टम को यहाँ पे क्या करेंगे? मिडिलवेयर में ब्लॉक कर देंगे कि अगर इस पैटर्न का अगर आईपी एड्रेस आ रहा है तो आपको इससे आगे रिक्वेस्ट को जाने ही नहीं देना, यहीं से उसको क्या कर देना? वापस कर देना। तो बहुत सारा चीज होता है। या कोई मान लो कि कोई खास आईपी से अगर रिक्वेस्ट आ रहा है तो उसको तुम ब्लॉक कर सकते हो अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो बहुत सारा काम है। अब इसको बनाते कैसे? तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या होगा? जैसे भी मान लो हम लोग रिक्वेस्ट परफॉर्मेंस लॉगिन मिडिलवेयर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है कि वी वांट टू मेजर एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग एवरी एपीआई रिक्वेस्ट टेक, एपीआई है या कंट्रोलर है, कुछ भी है, अगर उसका रिक्वेस्ट आ रहा है तो कितना टाइम लग रहा है उसको प्रोसेस होने में। तो इसके लिए हमको 3 काम करना पड़ेगा। एक जो है ये ऑप्शनल है, क्रिएट एन एक्सटेंशन मेथड। ये होता है फाइनली मेनली कि जब हम लोग क्लियर कोड लिखते हैं। एक होता है कि नॉर्मली हम लोग काम के लिए कोड लिख दिए, जैसे तैसे अपना काम चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल कोड, जैसे तैसे नहीं बोल सकते लेकिन उससे भी काम हो जाता है। और एक होता है कि नहीं, हम लोग कुछ आर्किटेक्चर यूज करें। तो अगर आप क्लियर आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं तो वहां पे इसका जरूरत पड़ेगा। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग स्टेप 1 और स्टेप 3 करेंगे। पहले क्या करेंगे? मिडिलवेयर क्लास बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग लॉगिंग के लिए कोड लिखेंगे और उसके बाद उसको रजिस्टर करेंगे प्रोग्राम.cs में। और अगर मान लो कि अपने कोड को क्लीन रखना है, क्लीन कोड आर्किटेक्चर पे आपको काम करना है, तो फिर एक्सटेंशन मेथड वाला भी अगले बार बता देंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं, एक मिडिलवेयर बनाएंगे और उसको रजिस्टर करेंगे। तो चलिए विजुअल स्टूडियो खोलते हैं। यहां पे हम लोग एक बनाते हैं प्रोजेक्ट ASP.NET MVC का, और यहां देते हैं कस्टम मिडिलवेयर डेमो, नेक्स्ट और क्रिएट। जनरली जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। इस टेम्पलेट में आपको एक फोल्डर ऐड करना पड़ेगा मिडिलवेयर को स्टोर करने के लिए। जितना भी कस्टम मिडिलवेयर है वो उसी के अंदर बनेगा। एक प्रोग्राम के अंदर जितना चाहे उतना कस्टम मिडिलवेयर बना सकता है, और उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उसको रजिस्टर करना पड़ेगा सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। कहां पे? पुराण.cs के अंदर। तो राइट क्लिक करते हैं, ऐड, और यहां पे एक फोल्डर बना लेंगे मिडिलवेयर। किसी भी नाम से बना सकते हैं लेकिन जनरली मिडिलवेयर रख रहे हैं तो मिडिलवेयर बना लेते हैं। अब मिडिलवेयर बनाने के लिए करना क्या होता है? तो मिडिलवेयर बनाने के लिए आपको एक क्लास ऐड करना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए एक क्लास ऐड करते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और वो क्लास अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहां ऐड होगा? मिडिलवेयर फोल्डर के अंदर। तो राइट क्लिक, ऐड क्लास। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली आपको नाम ऐसा देना चाहिए जो उस पर्टिकुलर मिडिलवेयर के पर्पस को रिप्रेजेंट करे कि आखिर वो क्या काम करने जा रहा है। तो चलिए हम लोग जो नाम देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं रिक्वेस्ट लॉगर। क्या देने जा रहे हैं? रिक्वेस्ट लॉगर। तो चलिए रिक्वेस्ट लॉगर डॉट cs देते हैं यहां पे।
एक क्लास बन गया। अब जैसी क्लास बनेगा इसके अंदर आपको बहुत सारा कोड लिखना होगा। कोड क्या लिखना, चलो देखते हैं। तो पहला काम यह होगा कि आपको इसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनाना होगा रिक्वेस्ट डेलीगेट का। ये रिक्वेस्ट डेलीगेट क्या है ये बताते हैं। तो यहां देना होगा प्राइवेट रीड ऑनली, और यहां पे एक होता है रिक्वेस्ट डेलीगेट का अंडरस्कोर नेक्स्ट। देखो हम बताए थे कि कभी भी जो मिडिलवेयर होता है उसके पास रिक्वेस्ट जाता है, वो अपना काम करता है, अब फिर वो रिक्वेस्ट को अगला मिडिलवेयर को फॉरवर्ड कर देता है। तो ये इसके पास जो रिक्वेस्ट आएगा और ये फिर अगला जो फॉरवर्ड करेगा वो किसके थ्रू करेगा, रिक्वेस्ट डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब ये होता है कि किसी चीज को फॉरवर्ड कर देना, आगे कर देना, डेलीगेट कर देना। तो रिक्वेस्ट डेलीगेट का यहां पे एक नेक्स्ट बनाए और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्लास का कंस्ट्रक्टर बना के उससे इनिशियलाइज करेंगे। क्योंकि ये जब हम लोग इसको रजिस्टर करेंगे कहां पे, program.cs में, तो वहां पे इसका क्या होगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मतलब ये इंजेक्ट होगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो इंजेक्ट जब भी होता है तो हम लोग देखे थे कि कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन कर सकते हैं। तो वहां से जैसे इसको program.cs में रजिस्टर करेंगे तो वहां से आएगा क्या, वहां से आएगा रिक्वेस्ट डेलीगेट का एक ऑब्जेक्ट और आके नेक्स्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, जिससे कि एक चेन बन जाएगा। एक्चुअली चेन बनाने के लिए होता है कि इसके पास आएगा और फिर ये अपना अगला मिडिलवेयर को भेज देगा, और फिर अगला मिडिलवेयर में भी क्या होगा, जब ये अगला मिडिलवेयर में भेजेगा तो वहां पे भी इसी तरह का कुछ बना हुआ होगा, वहां जाके स्टोर होगा, फिर वो अपने अगले को भेज देगा। तो हम लोग देखे थे ना कि इसमें क्या होता है, चेनिंग होता है मिडिलवेयर का। तो चलिए अब इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पब्लिक रिक्वेस्ट लॉगर, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर रिक्वेस्ट डेलीगेट का एक नेक्स्ट बनेगा और ये उसको क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा। ये तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रहा है सिंपल सा कि program.cs से ये डेलीगेट का रेफरेंस आ गया। जब मेरे पास डेलीगेट का रेफरेंस आ गया तब आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है कि कभी भी कोई भी रिक्वेस्ट लॉगर कुछ ना कुछ तो काम करेगा। तो जब भी किसी भी मिडिलवेयर के पास क्या होता है, रिक्वेस्ट आता है तो उसका एक फंक्शन कॉल होता है अपने आप। कैसे, वहां पे कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड कॉल होता है, तो यहां पे एक मेथड बनाना पड़ता है एसिंक टास्क, और ये होगा इन्वोक एसिंक, INVOK, इन्वोक एसिंक। तो जब भी कोई भी मिडिलवेयर कॉल होता है तो उसका यही फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होता है। ये आर्किटेक्चर का पार्ट है और ये एक पैरामीटर लेके आता है HTTP कॉन्टेक्स्ट का, कुछ भी ले लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं। अब ये HTTP कॉन्टेक्स्ट क्या है, HTTP कॉन्टेक्स्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जब भी इसको कॉल करेगा तुम्हारा कौन, program.cs के अंदर से जब ये कॉल होगा ये फंक्शन, या जब भी मिडिलवेयर इन्वोक होगा, आपका जो रन टाइम है जब इसको इन्वोक करेगा तो वहां से कॉन्टेक्स्ट का इंफॉर्मेशन देगा। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, वो एरिया जहां पे सारा इंफॉर्मेशन होता है कि कहां से रिक्वेस्ट आ रहा है। कॉन्टेक्स्ट के पास क्या होता है, सारा इंफॉर्मेशन होता है, कहां से रिक्वेस्ट आ रहा है, जैसे हम बोले ना कि आईपी ब्लॉक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो सारा इंफॉर्मेशन कहां से निकालना होगा, यहीं से निकालना होगा। तो चलिए अभी दिखाएंगे इसका क्या यूज आगे करते हैं हम लोग। तो कॉन्टेक्स्ट का सारा इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगा। अब कॉन्टेक्स्ट का कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना होगा तो इसी से निकालेंगे, अभी कुछ निकालेंगे आगे दिखाएंगे। अब हम लोग इसमें करना क्या है, हम लोग को लॉगिंग करना है कि जैसी रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, तो एक स्टॉप वॉच नाम का क्लास होता है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल्स टू स्टॉप वॉच डॉट स्टार्ट। जैसे होता है ना कि कोई भी रिक्वेस्ट आया तो हमको देखना ना कि जब रिक्वेस्ट आया और रिक्वेस्ट खत्म हुआ तो उसके बीच में कितना टाइम हुआ। तो हम जैसी क्या हुआ, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया, टाइम शुरू हो गया। टाइम शुरू हुआ, उसके बाद हम लोग कुछ मैसेज कंसोल पे प्रिंट करना चाहते हैं ताकि पता चले कि हाँ काम हो रहा है। कंसोल डॉट राइट यहां पे देते हैं, थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, रिक्वेस्ट स्टार्टेड। तो पहले ये मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद हम लोग क्या प्रिंट करना चाहते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहां फॉर्मेटेड आउटपुट देना चाहते हैं तो डॉलर लगा देंगे, और यहां पे देंगे कि भाई रिक्वेस्ट जो आया है कौन से मेथड से आया है, गेट मेथड से आया है, पोस्ट मेथड से आया है। तो बोले थे कि जो भी रिक्वेस्ट आया है उसका सारा इंफॉर्मेशन किसके पास होगा, कॉन्टेक्स्ट के पास होगा। तो रिक्वेस्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना होगा तो कॉन्टेक्स्ट से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल निकालते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट मेथड, सॉरी कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट मेथड, कौन से मेथड से रिक्वेस्ट आया है। तो पहला ये प्रिंट हो जाएगा, भाई गेट से आया है, पोस्ट से आया है, कौन सा रिक्वेस्ट कौन से मेथड से आया है। उसके बाद कौन से रिसोर्स के लिए आया है, कौन से रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट आया है।
क्योंकि पाइपलाइन में तो सारे के लिए कॉल होगा, जितना भी चीज के लिए रिक्वेस्ट आएगा, जितना भी रिसोर्स के लिए आएगा, हर रिक्वेस्ट के लिए कॉल होगा। पाइपलाइन में तो पाइपलाइन होके ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं कि कौन सा रिसोर्स के लिए, तो मान लो उसका पाथ क्या है, कौन से फाइल के लिए, किसके लिए आया है। यहां देंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट पाथ, ये बता देगा कि कौन सा कंपोनेंट मेरा अभी जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये काम होने के बाद हम लोग पढ़े थे ना, ये पहले इसके पास आएगा, ये अपना काम करेगा और अपने अगले वाले को फॉरवर्ड कर देगा। तो अगले वाले को फॉरवर्ड करने के लिए क्या होता है, हम लोग को यहां लिखना पड़ता है अवेट, और जो हम लोग बनाए थे नेक्स्ट, देखो ये क्या कर रहा है, ये अपने मिडिलवेयर को, अपने अगले मिडिलवेयर को, अगर इसके बाद कोई मिडिलवेयर होगा, चाहे वो बिल्ट इन है, चाहे वो मिडिल कस्टम है, उसको फॉरवर्ड कर देगा और कॉन्टेक्स्ट का सारा इंफॉर्मेशन पास कर देगा अगले को। तो फिर अगला भी निकाल सकता है कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन, उसको जरूरत होगा तो इसके पास भी कहां से आया होगा, इसके पहले जो कॉल होगा वो देगा। ठीक है, तो ये पूरा चेन बनता है। अब मान लो कि यहां पे नेक्स्ट कर दिए, तो अगला मिडिलवेयर के पास चला जाएगा, फिर अगला मिडिलवेयर के पास चला जाएगा, वो ऐसे पास होते चला जाएगा। उसके बाद कहां पहुंच जाएगा, वो रिसोर्स के पास पहुंच जाएगा जिसके लिए रिक्वेस्ट आया है। जब रिसोर्स के पास पहुंच गया तो अब सर्वर क्या करेगा, उसको उसका रिस्पॉन्स देगा। तो रिस्पॉन्स देगा तो फिर वापस किसके पास आता है, एक एक करके मिडिलवेयर के पास आना शुरू होता है। तो अब जब मेरा वापस आएगा तो चेन में ही आएगा। मान लो कि मिडिलवेयर 1 कॉल हुआ, फिर मिडिलवेयर 2 3 4, मान लो मेरा 2 था, तो 2 के बाद ये कॉल कर दिया नेक्स्ट 3 को, 3 किसको कॉल कर दिया, 4 को। जब वापस आएगा तो पहले 4 के पास आएगा, फिर 3 के पास आएगा, फिर मेरे पास आएगा। तो जैसे ही वापस आएगा तो अब इसके नीचे का काम शुरू होगा। इसके नीचे हम क्या चाहते हैं कि अब मेरा रिक्वेस्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहां पर हम लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ठीक है, जैसे ही मेरा रिक्वेस्ट खत्म होगा तो स्टॉप वॉच को हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, मेरे पास आना, इसके पास, इस मिडिलवेयर के पास आया, फिर अगला मिडिलवेयर के पास गया, फिर अगला मिडिलवेयर के पास गया, जो भी गया होगा या नहीं गया, मान लो इसके पास कोई है ही नहीं, तो सीधे रिसोर्स के पास गया। अब रिसोर्स वापस आया तो हम घड़ी को बंद कर दिए। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ये मैसेज को प्रिंट करने में, फिर आगे का मिडिलवेयर को रन कराने में, फिर मान लो कि कोई कंट्रोलर के पास जाने में, उसका एक्शन मेथड कॉल कराने में, उसका व्यू बनाने में, और फिर वापस आया तो कितना टाइम लगा। तो ये इसके बीच का यहां से स्टार्ट हुआ, यहां के बंद हो गया। जब बंद हो गया तब हम लोग फिर कुछ मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। क्या, तो पहला हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। हम लोग पहले ये प्रिंट कराएंगे कि जो मेरा रिस्पॉन्स है उसका रिस्पॉन्स कोड क्या है। पढ़े थे ना हम लोग, अगर सक्सेस है, ठीक है, 402 है कि 403 है कि 405 है कि 503 है, तो रिस्पॉन्स कोड क्या है, याद देंगे। जो मेरा रिसोर्स से रिस्पॉन्स आया उसका रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड क्या है, स्टेटस कोड प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ दे देते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट डॉट, इस बार क्या देंगे, रिस्पॉन्स, उसमें रिक्वेस्ट दिए थे, और इस बार क्या दे देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। ये स्टेटस कोड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कितना टाइम लगा वो दे प्रिंट करना चाहते थे। कंसोल डॉट राइट लाइन डॉलर रिस्पॉन्स, जिस भी रिक्वेस्ट के लिए, रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट आया था उसका रिस्पॉन्स टाइम प्रिंट करना कि भाई कितना टाइम लगा, या रिस्पॉन्स टाइम टेकन। और यहां पे हम लोग दे देते हैं क्वेश्चन मार्क, और यहां देंगे हम लोग, क्योंकि ये तो इंफॉर्मेशन किसके पास होगा, ये इंफॉर्मेशन, अरे देखो यहाँ एट द रेट हो गया, यहाँ डॉलर देना था। ये तो मेरा स्टॉप वॉच के पास है इंफॉर्मेशन कि कितना लगा टाइम। स्टॉप वॉच डॉट, यहां पे क्या देंगे, इलैप्स्ड। इलैप्स्ड का मतलब क्या, कितना टाइम टोटल उसमें लगा। तो यहां इलैप्स्ड इन मिली सेकेंड कर देते हैं। तो कितना मिली सेकेंड लगा जब घड़ी चालू हुआ था और जब घड़ी बंद हुआ, उस बीच में कितना टाइम पास हुआ, कितना टाइम तक, मिली सेकेंड तक मेरा घड़ी चला, वो मिली सेकेंड में प्रिंट कर देगा। और उसके बाद जैसे यहां पे लिखे थे क्या, रिक्वेस्ट स्टार्टेड, तो हम बता देंगे कि भाई जिस रिसोर्स के लिए आया था उसका रिक्वेस्ट खत्म हो गया, तो रिक्वेस्ट एंडेड। तो जब जब तुम्हारा रिक्वेस्ट होगा, जितना रिसोर्स के लिए होगा, हर के लिए ये प्रिंट होगा। कहां प्रिंट होगा हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये हमारा बन गया। अब ये तो सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं कि सिंपल सा, कि रिक्वेस्ट आने के पहले क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स जा रहा है तब क्या होना चाहिए। इसमें आप कोई भी लॉजिक अपना दे सकते हैं, दिखाएंगे आगे करके, और कुछ अगर जरूरत हमको ध्यान में आएगा तो हम प्रोजेक्ट बना के दिखा देंगे। अब है कि भाई इसको यूज कैसे किया जाएगा, क्या इसको रन कराने से कोई काम होगा, चलो देखते हैं। आप मिडिलवेयर तो बना दिए, लेकिन ये मिडिलवेयर कुछ काम कर रहा है, देखते हैं रन करा के। ये है कंसोल, यहां पे किसी भी तरह का मैसेज नहीं आया, मतलब वो काम नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि वो काम करे, वो काम करे।
तो काम कराने के लिए अगला स्टेप क्या होता है, अभी हम बोले कि टू को छोड़ के रजिस्टर इन program.cs, उस मिडिलवेयर को आपको program.cs में रजिस्टर करना पड़ेगा। और कब करना पड़ेगा, जब आपका ऐप बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। ऐप बिल्ड हो गया उसके बाद कहीं पे भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग करते हैं यहां पे शुरू में ही ऐप डॉट यूज मिडिलवेयर नाम का आपके पास फंक्शन है, उसको यूज करना पड़ेगा। और यहां पे आपको देना पड़ेगा उस मिडिलवेयर का नाम। तो मेरा नाम क्या है मिडिलवेयर का, रिक्वेस्ट लॉगर। अब यहां एरर आ रहा है क्योंकि इसका नेम स्पेस को आपको क्या करना पड़ेगा, यूजिंग करना पड़ेगा। तो इसका यहां पे क्या किए, ये क्विक वाला में जाके यहां पे क्लिक कर दिए, तो एरर खत्म हो गया। अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा पाइपलाइन में जैसे ये सब क्या है, ये सब बिल्ट इन मिडिलवेयर था, रजिस्टर्ड है, मेरा वाला भी पाइपलाइन में अब रजिस्टर्ड हो गया। तो अगर आप क्लीन कोड नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको ऐप डॉट यूज मिडिलवेयर यूज करना पड़ेगा और यहां पे क्या देना पड़ेगा, रिक्वेस्ट लॉगर, जो भी आपका नाम है कस्टम मिडिलवेयर का क्लास का, वो नाम देना पड़ेगा। चलिए अब रन कराते हैं। देखो ये खुला। अब यहां पे आओ, इसमें देखो क्या हुआ, जैसे ही मेरा रिक्वेस्ट आया तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, गेट पाथ रूट, रूट के लिए हुआ, स्टेटस कोड क्या हुआ 200, रिस्पॉन्स टाइम 21 मिली सेकेंड, रिक्वेस्ट एंड हुआ। फिर दोबारा गेट, देखो क्या आ रहा है, फिर यहां पे देखो सारा बूटस्ट्रैप का फाइल लोड हो रहा है, क्योंकि देखो ये पेज खुला तो इसमें बूटस्ट्रैप भी यूज हो रहा है, सीएसएस भी यूज हो रहा है, जावास्क्रिप्ट भी यूज हो रहा है। तो क्लाइंट को तो ये सारा जाता है ना, क्लाइंट को क्या जाता है, क्लाइंट को सिर्फ व्यू जाता, तो व्यू में क्या होगा, खाली एचटीएमएल थोड़ी चला जाएगा, एचटीएमएल के साथ बूटस्ट्रैप भी जाता है, सीएसएस भी जाता है, जावास्क्रिप्ट भी जाता है। तो देखो सारे का काम यहां पे दिया हुआ। तो जो नॉर्मल व्यू गया उसका टाइम लगा 210, लेकिन उसके बाद सीएसएस फाइल जा रहा है, जेक्वेरी का फाइल जा रहा है, बूटस्ट्रैप का फाइल जा रहा है, साइट डॉट जेएस जावास्क्रिप्ट का फाइल जा रहा है। देखो सारे का, देखो जितना भी चीज गया है सबका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और सब में कितना टाइम लगा वो यहाँ पे दिखते जा रहा है। तो पहले ये सारा क्या हुआ, सारे का पहले रिक्वेस्ट आया और जब काम हुआ तो फिर सबका रिस्पॉन्स आया। ये जब रिक्वेस्ट हुआ था, जब इधर से जा रहा था, तब यहां से लेकर यहां तक का काम हुआ। देखो किसके किसके लिए रिक्वेस्ट आया और जब रिस्पॉन्स जाना शुरू हुआ तो देखो ये रिस्पॉन्स जाना शुरू हुआ। तो यहां पे आ रहा है कितना कितना टाइम लगा सब में। तो ये हुआ हमारा रिक्वेस्ट और ये हुआ रिस्पॉन्स। इस तरह से देखो हम लोग क्या किए, लॉग कर लिए, सारा लॉगिंग हो गया। तो यहां से हम देख सकते हैं कौन सा ऐसा चीज इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा, जिसको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा, फिर उसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, बैठ के देखना पड़ेगा कि क्या रीजन है, नहीं रीजन है। तो ये तो एक हुआ, ऐसे हम जितना चाहे उतना हम लोग क्या कर सकते हैं। ये तो रूट का पाथ हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज दिखा देते तुमको तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो रूट को कॉल किया था, अभी हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, एक और एक्शन मेथड ऐड कर देते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, मान लो शो मैसेज नाम का दे देते हैं। तो उसमें टाइम लगाते हैं तब ज़्यादा मजा आएगा देखने में। रिटर्न व्यू कर दिए, इसका व्यू ऐड करते हैं, राइट क्लिक ऐड व्यू, शो मैसेज नहीं उसका देते शो वीडियो। राइट क्लिक ऐड व्यू, ऐड शो वीडियो डॉट सी एस एस टी एम एल आ गया। इसके अंदर हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सिंपल एक हेडिंग देते हैं और यहाँ देते हैं आईएससी वीडियो, ऐसी दे दिया। और इसके में क्योंकि पेज लोड होने में थोड़ा टाइम लगे हम चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक वीडियो एम्बेड कर देते हैं, एक दो तीन अपने चैनल से दो तीन वीडियो एम्बेड कर देते हैं। यूट्यूब चैनल खोल लिए, और चलो कोई भी एक वीडियो उठाते हैं, तो शेयर में जाते हैं, एम्बेड में जाते हैं, कोड को कॉपी किए और यहाँ डाल दिए, पहला वीडियो आ गया। दूसरा, दो तीन डालते तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। शेयर, एम्बेड, कॉपी, डाल दिए, ठीक है। अब इसका एक लिंक दे देते हैं हम लोग होम पेज में। तो होम पेज के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग, व्यू में, व्यू होम इंडेक्स, ये जो लिंक बना हुआ है इस लिंक को हटाते हैं, यहाँ अपना लिंक डालते हैं, ASP एक्शन इक्वल्स टू शो वीडियो, ASP
कंट्रोलर इक्वल्स टू होम और यहां देते हैं शो वीडियो। चलिए वापस से रन कराते हैं इसको। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये खुला, इसके साथ ये टर्मिनल खुला। अब देखना यहां पे क्या होगा। देखो फिर से रिक्वेस्ट स्टार्ट हुआ, दिख रहा है। फिर से दूसरा पेज कॉल हुआ। सबका देखो टाइमिंग दिखा रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, फटाफट खुल गया। लेकिन दिख रहा है 200 मिली सेकेंड, 200 मिली सेकेंड। रिस्पॉन्स टाइम किसी किसी में 7 भी, 200 नहीं सॉरी 7 मिली सेकेंड, 35 मिली सेकेंड, 56 मिली सेकेंड, दिख रहा है। तो जितना बार पेज जाएगा, फिर होम पेज में आता है, देखो फिर से इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो वीडियो, अच्छा एक बार चला गया तो फिर दोबारा नहीं जा रहा कि गया नहीं, देखो जा गया है। जितना बार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उतना बार जा रहा है। जितना बार पेज खोलेंगे देखो, फिर बैक करते हैं, फिर से इस पर क्लिक करते हैं, देखो दोबारा आ गया। जितना बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं उतना बार, देखो हम बताए थे ना कि मिडिलवेयर में क्या होता है कि जितना बार रिक्वेस्ट जाता है उतना बार पाइपलाइन से होकर गुजरता है, उतना बार पाइपलाइन से गुजर रहा है तो उतना बार देखो ये सारा कुछ जा रहा है। ये हम लोग क्या देखे कि जब भी सिर्फ तुम्हारा होम पेज नहीं, जितना भी पेज के लिए, एक और लिंक बना के दिखा दिए, जितना पेज के लिए रिक्वेस्ट जाएगा हर पेज के लिए आपका मिडिलवेयर कॉल होगा। तो इस तरह से हम लोग देखे कस्टम मिडिलवेयर लॉगिंग के लिए कैसे बनाते हैं। इसी तरह से अगर टाइम मिलेगा तब, अगर मिलेगा तब, अब ये तुम लोग मान मत लेना क्योंकि कमेंट आने लगता सर आप बोले थे, तो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग पे भी बना के दिखा देंगे कि अगर तुम चाहते हो कि अगर मिडिलवेयर के थ्रू ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। लेकिन मोटा मोटी अगर आप क्लियर इस कोड में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको उसको रजिस्टर करना बहुत आसान होता है, यहां से हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर आप क्लियर कोड में जाना चाहते हैं तो फिर आपको एक अलग से क्लास बनाना पड़ता है, ठीक है, जिसको एक्सटेंशन क्लास बोलते हैं, और उसके थ्रू फिर आप रजिस्टर करते हैं। तो वो हम बता देंगे अगले वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी प्रोग्राम को हम फिर चेंज करेंगे, इसमें एक और क्लास ऐड करेंगे, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन मेथड, और एक्सटेंशन मेथड के थ्रू कैसे करेंगे वो अगले वीडियो में बताते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।